हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग सीपीसी की एमसीक्यूज का पूरी सीरीज बना रहे थे क्योंकि ये सीपीसी के एमसीक्यूज की सीरीज है। उसके बाद हम और जो भी लॉज हैं सबकी सीरीज बनाएंगे और ये होने किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो बच्चे आईबीपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर जुडिशरी की या फिर एआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो पूरी की पूरी सीरीज देखना, आपको अधिकतर क्वेश्चंस इसी सीरीज से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन 1 जो कि हमारा ऑर्डर 8 से ऑर्डर ऑर्डर 8 रूल 1 ऑफ सीपीसी द डिफेंडेंट मस्ट फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट विद इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है और बार बार रिपीट होता है, इसलिए बता रहा हूँ। सीपीसी के आदेश 8 के अनुसार 8 नियम 1 के अनुसार प्रतिवादी को लिखित बयान कितने दिन में कितने समय के भीतर दाखिल करना चाहिए। तो देयर इज नो लिमिट एट ऑल, 1 year from the date of the suit, 30 days from service of summon, extendable up to a minimum maximum of 90 days या फिर only on the date fixed for final argument। क्या है आपका आंसर, बताइए 5 सेकंड में। तो इसका आंसर हमारा 30 डेज 30 दिन होगा और समन के बाद में समन सर्व हो जाएंगे उससे 30 दिन, और इसको 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्डर 8 रूल 6 ऑफ सीपीसी डील्स विद द डिफेंडेंट्स राइट ऑफ। ठीक है, तो सीपीसी का आदेश 8 नियम 6 प्रतिवादी के किस अधिकार से संबंधित है। तो ये सेट ऑफ से संबंधित है या काउंटर क्लेम से संबंधित है, रिव्यू से या फिर क्रॉस अपील से। क्या है आपका आंसर, बताइए 5 सेकंड सोचिए फटाफट से। तो इसका आंसर हमारा सेट ऑफ से संबंधित है, और सेट ऑफ नहीं पता है और काउंटर क्लेम नहीं पता है तो उसके लिए सीपीसी का मैंने लेक्चर बना रखा है वन शॉट का, वो देख लेना, वरना यूट्यूब पर सर्च मारना सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में तो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं इनका डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर 8 रूल 6A ऑफ सीपीसी अलाउज द डिफेंडेंट टू सेट अप। तो सीपीसी के आदेश 8 नियम 6A की प्रतिवादी को क्या दर्ज करने की अनुमति देता है। अमेंडेड कॉज लिस्ट, न्यू विटनेस लिस्ट ओनली, काउंटर क्लेम अगेंस्ट द प्लेंटिफ या फिर फ्रेश प्लेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए 5 सेकंड में। तो इसका आंसर हमारा काउंटर क्लेम अगेंस्ट द प्लेंटिफ। ठीक है, काउंटर क्लेम देने की जो है अनुमति देता है। और एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये बताइए अगर जो वाद है, प्लेंटिफ वाला वादा अगर वो निरस्त हो जाता है तो क्या काउंटर क्लेम भी निरस्त हो जाएगा। इसका आंसर मेरे को कमेंट में दीजिए। ठीक है, अगर प्लेंटिफ ने जो बात दायर किया है वो बात जो है निरस्त हो गया या फिर फाइनल हो गया, तो क्या काउंटर क्लेम भी, जो काउंटर क्लेम दिया वो भी फाइनल हो जाएगा क्या। ये इसका आंसर मेरे को चाहिए कमेंट में। अंडर ऑर्डर 9 रूल 6 ऑफ सीपीसी, इफ द ओनली द प्लेंटिफ अपीयर्स एंड द डिफेंडेंट डज नॉट, द कोर्ट में सीपीसी के आदेश 9 नियम 6 के तहत यदि केवल वादी उपस्थित होता है और प्रतिवादी नहीं तो न्यायालय क्या कर सकता है। बताइए 5 सेकंड में आंसर इसका। Adjourn the suit indefinitely, proceed ex parte against the defendant, dismiss the suit immediately या फिर refer the matter to the police। बताइए। तो इसका देखते हैं आंसर क्या है। तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट अगर डिफेंडेंट नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्डर अंडर ऑर्डर 9 रूल 8 ऑफ सीपीसी, इफ द डिफेंडेंट अपीयर्स बट द प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर द कोर्ट शैल। सीपीसी के आदेश 9 नियम 8 के तहत यदि प्रतिवादी उपस्थित होता है लेकिन वादी नहीं तो न्यायालय क्या करेगा। Adjourn the case for 1 year, impose imprisonment on the plaintiff, automatically decree the suit in plaintiff's favor या फिर dismiss the suit unless the defendant admits the claim। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ये कई बार रिपीट हो चुका है तो इसको 3 स्टार लगा लो। 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको।
तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सूट डिसमिस हो जाएगा। अगर डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया क्लेम तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो प्लेंटिफ को मिल जाएगा अनुतोष रिलीफ, लेकिन अगर नहीं है तो फिर डिसमिस हो जाएगा सूट। ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड फॉर सेटिंग असाइड अ डिग्री पास्ट। सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 किस प्रकार पास हुई डिग्री को रद्द करने का प्रावधान करता है। अगर लिटिगेशन करते हो, वकालत में हो ना आप लोग, इसको स्टार मार्क कर लो अगर वकालत करना चाहते हो तो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट ऑर्डर है, बहुत यूज होता है सिविल के केसेस में। तो इसका ऑप्शन है बाय द सुप्रीम कोर्ट, या फिर बाय कंसेंट, या एक्स पार्टी कर दिया जाएगा, या फिर इन अपील। ठीक है, आंसर बताओ इसका 5 सेकंड में क्या है। तो इसमें होता है एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है। और अगर डिग्री पास हो गई है और फिर अगर आपको रेस्टोरेशन लगानी है, ठीक है, ऑर्डर 9 रूल 13 में एप्लीकेशन लगानी, तो आपको सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन भी लगानी पड़ती है अलग से, और उसके साथ एफिडेविट भी देना पड़ता है। ठीक है, और सफिशिएंट कॉज आपको देना पड़ेगा कि आप जो है इस मामले में क्यों नहीं आ पाए, आपको जानकारी नहीं हो पाई थी इसलिए नहीं आ पाए, क्या रीजन था। ठीक है, तो चलिए सुन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्डर 10 ऑफ सीपीसी डील्स विद। सीपीसी का आदेश 10 किससे संबंधित है। फ्रीइंग ऑफ इशूज से, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर से, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री से, या फिर एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारा एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर 11 ऑफ सीपीसी डील्स विद। सीपीसी का आदेश 11 किससे संबंधित है। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन इंक्लूडिंग इंटेरोगेटरीज, जजमेंट एंड डिग्री, सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन, या फिर अरेस्ट बिफोर जजमेंट। बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हमारा ये डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन इंक्लूडिंग इंटेरोगेटरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्डर 12 रूल 6 ऑफ सीपीसी अलाउज द कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ। सीपीसी के आदेश 12 नियम 6 न्यायालय को किस आधार पर निर्णय देने की अनुमति देता है। तो admission made by a party without waiting for other question to be decided, only after full trial and cross examination, only when both parties are absent, या फिर only after the supreme court's approval। आंसर दीजिए इसका क्या है। तो इसका आंसर हमारा ए, एडमिशन मेड बाय पार्टी विदाउट वेटिंग फॉर अदर क्वेश्चंस टू बी डिसाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्डर 14 रूल 1 ऑफ सीपीसी डील्स विद। लगा लीजिए इम्पोर्टेंट, एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है और होता ही रहता है ये। तो सीपीसी के आदेश 14 नियम 1 किससे संबंधित है। जजमेंट से, एग्जीक्यूशन से, डिग्री से, या फिर फेयरिंग ऑफ इशूज से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट 5 सेकंड सोचिए और बताइए आंसर इसका क्या है। तो इसका आंसर हमारा फ्रेमिंग ऑफ इशूज से। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ इशूज जो होते हैं उसमें बात बिंदु निस्तारित किए जाते हैं न्यायालय के द्वारा कि उन्हें किस किस बिंदु पर निर्णय देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्डर 13 रूल 3 ऑफ सीपीसी एम्पावर द कोर्ट टू रिजेक्ट अ डॉक्यूमेंट दैट इज। सीपीसी का आदेश 13 नियम 3 न्यायालय को किस प्रकार के दस्तावेज को अस्वीकार करने की शक्ति देता है। older than 5 years, submitted in a regional language, irrelevant or otherwise inadmissible, या फिर handwritten instead of type। क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हमारा irrelevant या फिर otherwise inadmissible है, असंगत या अन्यथा अस्वीकार होते तो। ऑर्डर 14 रूल 1 सॉरी ऑर्डर 16 रूल 1 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर। सीपीसी के आदेश 16 नियम 1 किस बारे में प्रावधान करता है। Summoning of the accused in a criminal case, summoning of witness to give evidence or produce documents, arrest of judgment debtor, या फिर appointment of a court commissioner। बताइए इसका आंसर क्या है 5 सेकेंड में। तो इसका आंसर हमारा
बी। ठीक है, विटनेस जो होते हैं उन्हें समन किया जाता है ऑर्डर 16 में डॉक्यूमेंट्स या फिर अपनी गवाही देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 13, ऑर्डर 17 रूल 1 ऑफ सीपीसी आर जनरली restricts adjournments during the hearing of a suit। सीपीसी का आदेश 17 नियम 1 बाद की सुनवाई के दौरान स्थगन को सामान्य तक किस सीमा तक सीमित करता है? ओनली वन adjournment in entire trial, नहीं। No more than three adjournments to a party during the hearing। Adjournments are never permitted या फिर unlimited adjournments as requested। 5 सेकंड दे रहा हूँ, बताइए। तो ये है हमारा 3 से अधिक आपको एडजर्मेंट नहीं दी जाएंगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट का क्वेश्चन है ये, और ये कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में, तो अभी भी आ सकता है, इसलिए बताया है ये, और इस पे थोड़ा ध्यान देना ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर ऑर्डर 8 रूल 2 ऑफ सीपीसी द जनरल रूल रिगार्डिंग द राइट टू बिगाइन इज दैट। सीपीसी का आदेश 8 नियम 2 के अनुसार बहस शुरू करने का अधिकार किसका होता है? किसका होता है बताइए। The party with more witness begins first। A party who has the burden of proof on issues generally has been right to begin, या फिर defendant always begin first, या फिर court decides randomly। क्वेश्चन मार्क है, बताइए आंसर इसका क्या है। तो इसका आंसर हमारा बी, ऐसी पार्टी जिसे बर्डन ऑफ प्रूफ करना है, मतलब प्लेंटिफ। ठीक है, प्लेंटिफ को ही राइट होता है अपनी बहस शुरू करने का, पहले प्लेंटिफ बहस को शुरू करता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, कॉपी वगैरह में लिख लेना। बाकी अगर नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों के नोट्स, एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट सारे कुछ मिल जाएंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्डर 18 रूल 4 of CPC provides that in every case the examination in chief of a witness shall be। सीपीसी के आदेश 18 नियम 4 के अनुसार प्रत्येक मामले में साक्षी की मुख्य परीक्षा कैसे प्रस्तुत की जाएगी? तो नेवर अलाउड फॉर एक्सपर्ट विटनेस, ऑलवेज गिवन और ओरली इन ओपन कोर्ट ओनली, ऑन एफिडेविट while cross examination and re-examination take place in open court, submitted only in writing to the opposing lawyer। क्वेश्चन है, आंसर दीजिए 5 सेकंड में। तो इसका आंसर हमारा सी, बिना बिना शपथ पत्र के। ठीक है, एफिडेविट के बिना कोई भी गवाही नहीं देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ऑर्डर 16 क्या है, सॉरी क्वेश्चन 16, ऑर्डर 19 ऑफ सीपीसी डील्स विद। तो सीपीसी का आदेश 19 किससे संबंधित है? सूट रिलेटिंग टू ट्रस्ट, ओनली एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन डिग्रीज, ओनली प्रूफ बाय ओरल टेस्टिमनी, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय एफिडेविट एज द कोर्ट में डायरेक्ट। 5 सेकंड आपके पास, हिंट दे देता हूँ, आपको कुछ भी दायर कर रहे प्लेंट या फिर कोई एविडेंस वगैरह, उसके साथ आपको देना ही पड़ता है ये चीज। तो क्या चीज होती है बताइए। तो ये होती है हमारी एफिडेविट। ठीक है, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय एफिडेविट्स एज द कोर्ट में भी। तो ऑर्डर 19 इससे संबंधित है, एफिडेविट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, ऑर्डर 20 रूल 1 ऑफ सीपीसी रिक्वायर्स दैट अ जजमेंट शैल बी प्रोनाउंस्ड। ठीक है, सीपीसी के आदेश 20 नियम 1 के अनुसार निर्णय किस प्रकार सुनाया जाना चाहिए? ओनली इन राइटिंग विदाउट बीइंग रीड आउट, प्राइवेटली इन जजमेंट जजेस चैम्बर ओनली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट कंफर्मेशन, या फिर इन ओपन कोर्ट एल्डर एट वंस और विद इन रीजनेबली शॉर्ट टाइम देयर आफ्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और इसका आंसर दीजिए क्या है। तो इसका आंसर हमारा डी, ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा, और चाहे एक बार या फिर अगर बड़ा जजमेंट है तो शॉर्ट में सुनाया जाएगा, लास्ट का पैरा जो है वो, और वैसे पूरा जजमेंट सुनाया जाता है। ठीक है, कोर्ट में। लेकिन 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 एक्सेप्शन है इसका। एक्सेप्शन आप बताओगे मुझे कमेंट में कि कौन से जो जजमेंट्स हैं वो ओपन कोर्ट में नहीं सुनाए जाते हैं, और कौन सा ट्रायल है जो कि इन कैमरा प्रोसीडिंग चलता है। ठीक है, जो ओपन कोर्ट में नहीं चलता है, वो ट्रायल का नाम बताओगे आप कमेंट में मेरे को। ठीक है, दो चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, ऑर्डर 20 रूल 3 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स दैट द
वंस अ जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड एंड साइंड इट सेल्फ। सीपीसी के आदेश 20 नियम 3 के अनुसार एक बार निर्णय सुनाए और हस्ताक्षरित हो जाने के बाद क्या होता है, नॉट आफ्टरवर्ड बी ऑल्टर और एडेड टू एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 152 और ऑन रिव्यू, have to be repronounced every month, be freely changed at the judge's convenience या फिर automatically be sent for appeal। क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हमारा ए। एक बार अगर जजमेंट पास हो गया और साइन हो गया तो उसे ऑल्टर या फिर उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा जब तक कि एक सेक्शन 152 अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अरिथमेटिकल या फिर कोई अन्य एरर है तो फिर या फिर रिव्यू में अप्लाई, रिव्यू होगा तो फिर देखा जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ऑर्डर 19 सॉरी क्वेश्चन 19 ऑर्डर 8 rule 10 of CPC provides that where a party fails to file a written statement within the time परमिटेड द कोर्ट में, सीपीसी के आदेश 8 नियम 10 के अनुसार यदि कोई पक्षकार किसी निर्धारित समय में लिखित बयान दाखिल नहीं करता तो न्यायालय क्या कर सकता है। impose a criminal penalty on the party, pronounce judgment against that party or make such order in relation to the suit as it thinks fit, automatically dismiss in the entire suit if refer the matter compulsory to mediation। बताइए इसका आंसर क्या है 5 सेकंड में। तो इसका आंसर हमारा बी, जजमेंट प्रोनाउंस कर देंगे अगेंस्ट पार्टी और ये जो है, और ये ऐसा ऑर्डर है जो वो पास कर देंगे जो भी उन्हें ठीक लगेगा। ठीक है, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर द प्रोविजन टू ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी एंड एक्स पार्टी डिग्री शैल नॉट बी सेट असाइड मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी इन सर्विस ऑफ समन्स इफ सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के परंतु के अनुसार समन की सेवा में अनियमितता के कारण एक्स पार्टी डिग्री कब रद्द की जाती है। The defendant is a minor. The plaintiff objects to setting it aside. More than 6 months have passed after the court is satisfied that the defendant had notice of the date of hearing and had sufficient time to appear। क्वेश्चन का आंसर दीजिए 5 सेकंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम्स में और लिटिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वकालत वगैरह करते हो तो फिर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो न्यायालय अगर सेटिस्फाइड है, ठीक है, द डिफेंडेंट हैड नोटिस ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग एंड हैड सफिशिएंट टाइम टू अपर। तो अगर उन्हें न्यायालय को लगता है कि उसको नोटिस भी था केस का और ये भी पता था, उनके पास टाइम भी था अपियर होने का और वो नहीं हुए, तो फिर उसमें जो है उसका जो है सेट असाइड नहीं किया जाएगा ऑर्डर उसके खिलाफ जो किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिगार्डिंग ऑर्डर 12 रूल 6 कोर्ट्स हैव डिक्लेरिफाइड दैट अ जजमेंट ऑन एडमिशंस, आदेश 12 नियम 6 के अनुसार के संबंध में न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृतियों पर निर्णय कैन नेवर बी पास्ड एट एन इंटरलोक्यूटरी स्टेज, requires the consent of both parties in every case, can be passed suo motu by the court or on application, and admission must be clear, ambiguous and unequivocal, applies only to criminal admissions। क्वेश्चन का आंसर दीजिए 5 सेकंड में। तो इसका आंसर हमारा सी, कैन बी पास्ड suo motu by the court on or on application, and admission must be clear, ambiguous and unequivocal। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्डर 14 रूल 2 of CPC permits the court to try an issue of law relating to jurisdiction or a part to the suit created by any law। CPC के आदेश 14 नियम 2 के अनुसार न्यायालय क्षेत्राधिकार या किसी कानून द्वारा बात के प्रतिषेध से संबंधित विधि के मुद्दे का निपटारा कब पहले कर सकता है। नेवर बिफोर द फाइनल हियरिंग या फिर फर्स्ट एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर इश्यूज इफ इट कैन डिस्पोज ऑफ द होल सूट, only after recording all evidence, oral evidence, या फिर only if plaintiff agrees। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है फर्स्ट एंड इंडिपेंडेंट। क्यों? इसका आंसर ये है जुरिस्डिक्शन और जो बार ऑफ सूट है, ठीक है, बार ऑफ सूट क्रिएटेड बाय लॉ,
ये चीज निपटाने के लिए इसलिए भी जरूरी है कि अगर एक बात सोचिए कि पूरा का पूरा केस पूरा निपटा दिया, ठीक है, सूट चल गया शुरू से एंड तक, एविडेंस हो गया, सब चीज हो गई, बाद में पता चल रहा है कि न्यायालय को तो क्षेत्राधिकार ही नहीं था, या फिर उन्हें ये पता चल रहा है कि इस कानून के तहत ये बात ही नहीं सुनना चाहिए था, फिर तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी, पार्टी भी परेशान होगी, टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो इस चीज से निपटने के लिए ये बोला है कि सबसे पहले जुरिस्डिक्शन और कोई लॉ से तो बार नहीं है, ये चीज देखनी जरूरी है। जब सूट इंस्टीट्यूट होता है ये इसी टाइम पर ये चीज देखी जाती है, ठीक है, बाद बिंदु ही ये पहले बनते हैं। तो इसीलिए बस ये वाला क्वेश्चन डाला है ताकि आपको एक रफ नॉलेज हो जाए इस चीज की, क्यों होती है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्डर 18 रूल 17 ऑफ सीपीसी टू एम्पावर द कोर्ट। सीपीसी का आदेश 18 नियम 17 न्यायालय को क्या शक्ति प्रदान करता है? Recall and re-examine any witness already examined at any stage of the suit, force a witness to pay court fees, permanently bar a witness from ever testifying again, convert a civil witness into a criminal accused। बिल्कुल नहीं, कोई सा आंसर नहीं है इसका। इसका आंसर आप बताएंगे क्या है? हाँ, तो इसका आंसर हमारा ए, विटनेस को रिकॉल किया जा सकता है री एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्डर 20 रूल 4 एंड 5 ऑफ सीपीसी रिक्वायर्स a judgment other than a small court cause court to contain। सीपीसी के आदेश 20 नियम 4 और 5 के अनुसार निर्णय लघुवाद न्यायालय के अलावा में क्या शामिल होना चाहिए? ठीक है, लघुवाद न्यायालय को हटा दो यहाँ से, तो निर्णय में क्या शामिल होना चाहिए ये मानकर चलो। ओनली द कोर्ट फी कैलकुलेशन, बिल्कुल नहीं। ओनली अ लिस्ट ऑफ विटनेस एग्जामिन्ड, बिल्कुल नहीं। ओनली द फाइनल ऑर्डर विदाउट एनी रीजनिंग, बिल्कुल नहीं। तो कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन द डिसीजन एट रीजन फॉर द डिसीजन। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या है? ठीक है, इसका आंसर है बी, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस भी होंगे, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन होंगे, रीजनिंग वगैरह भी होगी, ये सारी चीजें होंगी। अब मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, वो क्वेश्चन ये है, स्मॉल कॉजेस कोर्ट का जो न्यायालय निर्णय होता है ना, उसमें क्या चीज होती है? ठीक है, तो ये कमेंट में बताएंगे आप लोग, स्मॉल कॉजेस कोर्ट के न्याय जो निर्णय होता है उसमें क्या चीज होती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्डर 20 रूल 18 ऑफ सीपीसी डील्स विद डिग्री पास्ड इन अ सूट फॉर। सीपीसी के आदेश 20 नियम 18 किस प्रकार के बाद में पारित डिग्री से संबंधित है? पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी और सेपरेट पोजेशन ऑफ अ शेयर देयरिन, रिकवरी ऑफ अ सिंपल मनी डेट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए और इसका आंसर दीजिए क्या है। तो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी और सेपरेट पोजेशन ऑफ अ शेयर देयर है, ठीक है। तो एक अनाउंसमेंट है, वो बता देता हूँ आप लोगों को। ये हमारा कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का बंडल है, जिसमें आपको मिलेगा नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, हिंदी इंग्लिश दोनों में, एमसीक्यूज मिलेंगे और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 मिलेंगे जुडिशरी के लिए। तो आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बो है एकदम। आपको क्या करना है, आपको जस्ट 399 रुपीज में ये परचेज करना है। कैसे करना है? क्यूआर स्कैन करना है या फिर इस नंबर पर पेमेंट कर देना है, और इसी नंबर पर आपको मेरे को व्हाट्सएप कर देना है स्क्रीनशॉट। आपसे एक से 2 घंटे में आपको पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा। ओके, तो ठीक है, देखते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।